नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस धनतेरस के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को उत्कर्ष परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम देखने वाले हैं आज जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, जितने टॉपिक हमने यूट्यूब पे डिस्कस किए थे उन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, कैसा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो ले चलते हैं आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों पे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन यहां पर सर्किट में धारा का मान ज्ञात कीजिएगा। एक सर्किट आपको दिया गया है, इसमें आपको धारा का मान निकालना है कि धारा कितनी यहां पर आपकी प्रवाहित होने वाली है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहोगे सर धारा का मान निकालना है, हम तो एक ही चीज जानते हैं कि जो धारा होती है वो बेटा किससे निकालते हैं। तो ओम का नियम हमने पढ़ा, I इक्वल V अपॉन R से हम क्या निकालते हैं। तो आप कहोगे सर V अपॉन R से हम करंट की वैल्यू निकाल देते हैं ओम्स लॉ से। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ रही है जो आपको दिखाई दे रही होगी कि सर वोल्टेज तो पता चल गया कि सर एक ही वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्टेज का, लेकिन रेजिस्टेंस यहां तो सर बहुत सारे दिए गए हैं, कौन सा रेजिस्टेंस को लेना है। तो आपको बता दें कि बेटा यहां पर हम कौन से रेजिस्टेंस को लेंगे, तो इसका पूरा रेजिस्टेंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बता रखा है कि सबसे पहले एक टर्मिनल से करंट को प्रवाहित कीजिएगा। हमने कहा सर इस टर्मिनल से करंट को प्रवाहित कर दिया, बिल्कुल बेटा चल रहा है आगे। हमें उस करंट के साथ में चलना होता है जो सबसे पीछे जाती है। कौन सी पीछे जा रही है, तो आपको कि सर ये वाली करंट हमारी सबसे पीछे जा रही है जो आपको नजर आ रही होगी। ये करंट हमारी इस रेजिस्टेंस में से और इस रेजिस्टेंस में से होके चल रही है। कहने का मतलब पीछे दोनों जो रेजिस्टेंस है आपके 2 ओम और 3 ओम दोनों आपकी सीरीज में है। किसमें बेटा, तो आपको कहोगे सीरीज में सर, और सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस क्या कर जाते हैं, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। 2 + 3 इक्वल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 5 ओम हो गया। बिल्कुल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन ने कहा कि सर अभी जो सर्किट है उसको एज इट इज ड्रॉ कीजिएगा। चलो बेटा यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं कि जो चीजें हमने हिलाई नहीं है उसको एज इट इज रखना है। 24 वोल्टेज सोर्स है, ये 24 वोल्टेज सोर्स। बेटा यहां पर ऊपर देखिएगा आपका जो रेजिस्टेंस ये वाला कितने का है, 2.5 ओम का। नीचे भी आपका कितने का है, तो आपको सर 3 ओम का। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का है, इसको भी आप 5 ओम रेजिस्टेंस में डाल दीजिएगा। आपने कहा सर इस रेजिस्टेंस को भी हमने नहीं हिलाया, मतलब ये रेजिस्टेंस भी आप एज इट इज रखिएगा। और यहां से भी जो रेजिस्टेंस जा रहा है, मतलब ये नीचे वाला बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा 2.5 का, आपने 2.5 ओम का रेजिस्टेंस रख लिया। बिल्कुल। लेकिन हमने कौन से दो रेजिस्टेंस को हिलाया है, उनकी लोकेशन को चेक कीजिएगा जो कहां पर आपके कनेक्ट हो रखे हैं। तो आप कहोगे सर ये वाली ब्रांच में जो जा रही है, ये दोनों ब्रांचें आपकी सीरीज में हैं जिनको हमने 5 ओम रेजिस्टेंस बना लिया। तो मतलब ये ब्रांच यहां जुड़ी हुई है और यहां जुड़ी हुई है, मतलब ये 5 ओम के एक तो ऊपर जुड़ा हुआ है, नीचे जुड़ा हुआ है। तो यहां से आप एक रेजिस्टेंस को लगा दीजिएगा, कितने का, तो आपको कि सर 5 ओम का लगा देते हैं। अब बेटा इतना काम करने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये अब दोनों जो रेजिस्टेंस होते हैं ये दोनों हमारे पैरेलल में है, मतलब दोनों हमारे समांतर क्रम में है। जब हमारे समांतर क्रम में समान वैल्यू के जब दो रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो आप सभी को पता है कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो R/N करके। बिल्कुल। आप कहोगे सर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर R की वैल्यू 5 है और आपके कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो आपको सर 2 जुड़े हुए हैं। तो n मतलब होता है संख्या, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 2.5 ओम आपका इनका निकल के आ गया। अब देखिएगा सर्किट को इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, 1 बाय 1 स्टेप से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन को करोगे ना तो आगे चल के बेटा आप फटाफट चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्यों, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अभी अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सर वो एज इट इज डायग्राम को रखना है जिसको हमने नहीं हिलाया। हमने कहा कि ये लो डायग्राम हमारा कितना 24 वोल्टेज, लेकिन यहां रेजिस्टेंस सर इसको हमने नहीं हिलाया, ये 2.5 का और ये आपका 3 ओम का। हमने कहा सर ये वाला रेजिस्टेंस हमने नहीं हिलाया, इसको एज इट इज रख दीजिएगा 5 ओम का।
लेकिन आपने कहा सर ये नीचे वाला रेजिस्टेंस ये वाला है, इसको भी नहीं हिलाया, इसको भी 2.5 को रख दीजिएगा। लेकिन बेटा इस रेजिस्टेंस के यहां से लेके यहां तक जो दो रेजिस्टेंस आ रहे थे इसको हमने 2.5 का बना दिया था। बिल्कुल सॉरी, कितने का बना दिया आपने, दोनों पैरेलल में थे तो 2.5 का बना दिया। तो हमने कहा जब 2.5 का बना दिया तो बेटा यहां पर हमने 2.5 का रेजिस्टेंस को लगा दिया, ये लो 2.5 का लगा दिया। अब आपको देखो देखने से समझ में आ रहा होगा कि एक टर्मिनल से वापस करंट को प्रवाहित कीजिएगा और आगे चल के देखिएगा होता क्या है। जैसे हमने कहा करंट यहां से चल रही है, इधर भी टूट गई, इधर भी टूट गई, हमें किस करंट के साथ में चलना होता है, तो आपको कि सर जो सबसे पीछे जाती है उस करंट के साथ में चलना है। मतलब हमें इस करंट के साथ में चलना है। ये करंट दोनों रेजिस्टेंस में से होकर जा रही है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। कहने का मतलब यहां से हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो आपको कि सर दोनों को 2.5 प्लस 2.5 करके देखिएगा 5 ओम रेजिस्टेंस आपका निकल के आता है। हमने कहा ओके। अब देखिएगा बेटा ये जो आपके 5 और ये 5 आपके दोनों पैरेलल में हो गए। जब पैरेलल में होते हैं तो वापस कितने हो जाएंगे, 2.5 के हो जाएंगे। अब देखिएगा हमारा जो सर्किट कैसे बनता है उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि सर एज इट इज सर्किट को बना दीजिएगा। चलो यहां पर हमने वोल्टेज सोर्स लिखा 24 का। हमने कहा सर ऊपर वाली ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है ये 2.5 का हमने नहीं हिलाया है, और नीचे वाले रेजिस्टेंस है जो 3 ओम का ये भी हमने नहीं हिलाया है। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि सर यहां पर बीचों बीच हमने ये 5 ओम रेजिस्टेंस है इसको भी नहीं हिलाया है, लेकिन इस पर जुड़ने वाले दोनों रेजिस्टेंस को हमने 5 ओम का बना दिया है। मतलब ये हमारा यहां पर 5 ओम का रेजिस्टेंस बन चुका है। अब बताइएगा दोनों किस में है, तो आपको सर अभी भी पैरेलल में है, तो ये दोनों हमारे किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में बताइएगा R/N वाला फॉर्मूला लगेगा, 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल कितना आ गया 2.5। अब तो आने लग गया आपका, इसका आंसर आ गया होगा सभी बच्चों का ना। अब देखिएगा कैसे करते हैं इसको। हमने कहा सर ये तो चलो ठीक है सर हमारा बन गया, मतलब अब हमारा जो सर्किट बन गया वो ऐसे बन गया। ये 24 वोल्टेज सोर्स है, यहां पर रेजिस्टेंस है और यहां पर भी आपका रेजिस्टेंस है। ऊपर वाला 2.5 का है, नीचे वाला 3 का है। इनके दोनों के बीच में अगर ये दोनों रेजिस्टेंस हमने 2.5 के बना दिए तो बेटा यहां से बना दीजिएगा, यहां हमने 2.5 के रेजिस्टेंस को बना दिया, 2.5 ओम का बना दिया। अब बताइएगा तीनों रेजिस्टेंस किस में है, तो आपको सर सीरीज में है। कैसे पता किया सीरीज में है, एक टर्मिनल से करंट को दीजिएगा, सभी रेजिस्टेंस में से होकर निकल रही है, मतलब तीनों हमारे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट क्या कर जाते हैं, तो आपको सर जुड़ जाते हैं। तो बेटा जोड़ दीजिएगा, तो हमने कहा डायग्राम सर ऐसा बनेगा, यहां पर जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो 24 वोल्टेज का रखिएगा, लेकिन तीनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे 2.5 तो कितना हो गया 5 और 3 8, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारा 8 ओम का निकल कर आएगा। ये हो गया हमारा 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया। यहां हमें क्या निकालना था, आई निकालना था। अब बताइएगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, जो आपने सबसे पहले नोट किया था कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल V अपॉन R जो होता है उससे हम करंट को फाइंड करते हैं। बिल्कुल बेटा कर लीजिएगा करंट को फाइंड। अब देखिएगा कैसे करंट को फाइंड अपन करते हैं। तो हमने कहा कि देखिए I निकालना है, V अपॉन R होता है, तो बताइए V कितना है, तो आपको सर 24, R कितना है, तो आपको सर 8 डिवाइड कर दीजिएगा, तो एम्पियर आ गई 3 एम्पियर। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी आपको इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने को। इन्हीं क्वेश्चनों पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चनों पे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चुटकियों से क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व होगा कि सर लास्ट वाले दोनों सीरीज में है, जोड़ दीजिएगा, दोनों पैरेलल में 20 कितना का 2.5 फिर 5 हो गया, फिर आपका 5 पैरेलल में, फिर 2.5, फिर जोड़ दीजिएगा 8, तो 8 को डिवाइड करना है कितने 24 से, आपको डिवाइड करवा दीजिएगा 8 से, तो आपका कितना आ जाएगा 3 एम्पियर निकल के आएगा। इस प्रकार से आप कब सीखोगे, जब बहुत सारी प्रैक्टिस हमें जब कर लेंगे इन क्वेश्चनों पे, तब हम सीख जाएंगे। बिल्कुल जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ले चलते हैं आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा है। पहले तो यह ध्यान रखिएगा वोल्टेज सोर्स किस क्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर की बात हो रही है। वोल्ट मीटर जो होता है वो किस क्रम में जुड़ता है, तो आपको कि सर वोल्ट मीटर जो होता है वो समांतर क्रम में जुड़ता है, बिल्कुल जानते हो। और वोल्ट मीटर आपका मापता क्या है, मेजर क्या करता है, तो याद रखना ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करेगा, मतलब जिसे हम विभवांतर कहते हैं, और हमारा वोल्टेज ड्रॉप मतलब विभव पात को भी मेजर
करने वाला है और वोल्टेज को भी मेजर करता है। ये चार चीजें आपकी आ जाए तो कौन मापेगा? हमारा वोल्ट मीटर मापता है। और वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप कहोगे सर लोड के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पहले तो इसको नोट करिएगा, जब हमारा वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है तो याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर लोड के पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल, जब हमने कहा कि ये लोड के समांतर क्रम में जोड़ेगा तो देखिएगा, जोड़ के दिखाते हैं एक बार ताकि आपको चीजें एक बार देखने से सब चीजें समझ में आ जाए। हमने कहा ये लोड है आपका, ये क्या है? लोड है। और ये हमने कहा ये फेज वायर है, मतलब रेड होता है ना, फेज का कलर कैसा होता है? तो आपको सर रेड होता है। और बाकी हमारा जो न्यूट्रल का कलर हमने ले लिया, ये हो गया हमारा ब्लैक। हमने कहा कि इस जो लोड है RL, जो लोड है ये रेजिस्टेंस है। लोड आपके तीन प्रकार के होते हैं, सभी जानते हो RLC। तीनों लोड ऑब्जर्विंग प्रकार के होते हैं, अवशोषित प्रकार के तत्व होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं मतलब निष्क्रिय तत्व होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। और बाई डायरेक्शनल होते हैं, आपके बहुदिशीय तत्व होते हैं। ध्यान रखना, लोड के बारे में तीन चीजें याद रखनी है कि एक तो ऑब्जर्विंग होंगे लोड जितने भी होते हैं, लोड तीन प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्विंग होंगे। तीसरा हम बात करें तो पैसिव एलिमेंट होते हैं मतलब निष्क्रिय तत्व होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं मतलब दोनों दिशाओं में आपके काम करने वाले होते हैं। कौन? तो आपके लोड, तीनों लोड। तो यहां पर हमें क्या करना है कि वोल्टेज को मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। अब हमने कहा कि पैरेलल में लगाया जाता है और यहां से जो धारा चलने वाली है बेटा, धारा जाएगी फेज से। आप यूं चाहते हो क्या कि ये जो पूरी की पूरी धारा है कहां जानी चाहिए? लोड में जानी चाहिए। हमारा वोल्ट मीटर इसलिए थोड़ा ना लगाया कि इस धारा को हम ऐसे कहते हैं कि इसमें से निकल जा, नहीं कहते ना। तो इसका जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बेटा जब ये आइडियल जुड़ जाता है, आदर्श जुड़ जाता है, तो बेटा इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम रखेंगे, मतलब प्रतिरोध जो इसका रखेंगे, वो रखेंगे अनंत रखेंगे। कैसा रखेंगे? अनंत रखेंगे। मतलब इसमें से कोई भी धारा आपकी प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा अनंत कहां है, तो इसका आंसर जो राइट है वो डी होगा। लेकिन आपका यहां पर आया 0 ओम। बताइएगा 0 ओम किसका होता है? ये तो चलो ठीक है, अनंत ओम तो हमने देख लिया कि आपका आइडियल वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका होना चाहिए अनंत। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताइएगा किसका आंसर है, 0 किसका होता है, तो याद रखना है 0 जो होता है ये होता है वोल्टेज सोर्स का। वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए 1 ओम किसका होता है, तो 1 ओम तो किसी का भी नहीं होता है। हम कह सकते हैं 1 ओम से कम जो प्रतिरोध होते हैं ना वो लो रेजिस्टेंस होते हैं, जिन्हें मापने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल 10⁻6 ओम जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है हाई रेजिस्टेंस, जिसे हम मेगर के द्वारा मापा जाता है। इतनी बात आप याद रखिएगा, सफिशिएंट है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने और आ रहा है, छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को लग रहा है। देखिएगा डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 600 एम्पीयर है, तो फेज करंट का मान ज्ञात करें। जैसे ही आपको पता चल गया कि यहां पर डेल्टा दिया गया है तो आप डेल्टा को पहले तो बना दीजिएगा। आपने कहा सर जो हमारा ये है ये डेल्टा हो गया, ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये डेल्टा है, ये हमारा डेल्टा है। बिल्कुल, अब ये डेल्टा है तो डेल्टा में आपने क्या किया कि सप्लाई दे दी, ये लो बेटा सप्लाई हो गई। अब ये डेल्टा जो होता है ना ये सारे फेज होते हैं बेटा। स्टार डेल्टा कहां पर दिखता है आपको, तो आपको याद रखना फेज पे दिखता है, ये फेज है। ग्रीन पेन वाले सारे क्या हैं, तो आपको सर फेज है, ये भी आपका क्या है, फेज है। लेकिन बेटा जो रेड पेन से हम सप्लाई दे रहे हैं ये हमारी होती है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब देखिएगा यहां से हमने कहा दो लाइनों के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। ये पूरी की पूरी वोल्टेज आपकी फेज पे आ रही है, मतलब दो लाइनों के बीच में वोल्टेज भी क्या कहलाएगी, फेज वोल्टेज ही कहलाएगी, क्योंकि इस फेज पे उतनी वोल्टेज आ रही है जितनी लाइन वोल्टेज हो रही है। मतलब हमारा डेल्टा कनेक्शन में आपको याद रखना है, डेल्टा में आपका जो लाइन
वोल्टेज होता है VL होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लेकिन एक दिक्कत और आ रही है, करंट के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो किसकी है? करंट की। अब करंट के बारे में देखिएगा, हमने कहा यहां से चलने वाली करंट लाइन में चल रही है, लाइन करंट, लेकिन लाइन करंट आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो गई। इधर भी फेज करंट जा रही है, इधर भी फेज करंट जा रही है। बताइएगा कि ये लाइन करंट इस फेज करंट के बराबर हो सकती है क्या? तो आपको सर नहीं हो सकती, क्योंकि लाइन करंट आगे चल के दो रास्तों में डिवाइड हो रही है, तो बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो इस फेज करंट को इस लाइन करंट के बराबर करने के लिए हमें करना होगा √3 से गुणा, मतलब IPH। ये लो बेटा, डेल्टा कनेक्शन में ये बात याद रखिएगा। और यहां पर देखिएगा पूछा क्या गया है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया? लाइन करंट का। और लाइन करंट को हम किससे कंसीडर करते हैं? IL, और 6 एम्पियर दिया गया, 600 एम्पियर दिया गया है। अब देखिए, है तो फेज करंट का मान याद कीजिएगा। अब आपको निकालना है फेज करंट का मान निकालना है। तो आप जानते हो कि डेल्टा कनेक्शन आते ही आपको ये वाले फॉर्मूले दिमाग में आ जाने चाहिए। एक दो बार आप लिख के देखिएगा, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो हमने कहा कि डेल्टा कनेक्शन जैसे ही आ गया, डेल्टा कनेक्शन जैसे ही आया तो हमें पता चल गया सर IL बराबर होता है √3 IPH। अब देखिएगा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से हम आंसर को निकाल देते हैं। हमने कहा IL का मान कितना है, तो आपको सर 600, लेकिन ये √3, ये IPH का IPH का मान निकालना है। √3 को इधर डिवाइड कर दीजिएगा, 600 √3 बराबर हमारा IPH फेज करंट का मान आया कि नहीं आया? आपको सर आया। लेकिन यहां पर ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमारे इस आंसर का दिखाई दे जाए। आपके सर आंसर तो ये निकाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो हमारा आंसर आया उसको मैच कर जाए। तो मैच करवाना पड़ेगा ना, मैच करवाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया हुआ है ताकि आपको ये चीजें बता पाऊं कि मैच कैसे करवाते हैं, आंसर का ऑप्शन के जैसे आपका आंसर कैसे बनाएं। तो हमें एक काम करना है। मैंने कहा √3 नीचे आ रहा है यार, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दूं क्या? तो आपको सर करके देखते हैं। चलो बेटा, √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मैंने कहा ऊपर 600 और नीचे आपका √3 ये है। हमने कहा ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं। मैंने ऊपर भी √3 से गुणा कर दिया और नीचे भी √3 से गुणा कर दिया, बराबर हमारा लिख दिया IPH, बिल्कुल लिख दिया। अब बताइएगा √3 कितना हो गया? तो आपको सर 3 हो गया, मतलब जो हमारा IPH अब निकल के आएगा, ऊपर वाली टर्म्स को सेम लिखिएगा, 600 √3, हाँ या ना? अब आप देखिएगा नीचे क्या रहा आपका, तो आपको सर 3 से इसको काट दीजिएगा, कितने पे चला गया? तो आपको सर 300 √3, ये आपकी एम्पियर जो है ये आपकी करंट आ चुकी है, आपको याद रखनी है। बिल्कुल। तो यहां देखिएगा, जब हमारी फेज करंट 300 √3 आ रही है तो ऑप्शन में देखिएगा कहां है 300 √3, मतलब बी ऑप्शन जो हमारा है वो राइट ऑप्शन है। मतलब हमें अगर हमारा कोई भी आंसर आता है उसको किस प्रकार से हम ऑप्शन से मिला सकते हैं, आप याद रखिएगा। ऐसी चीजों का गुणा कीजिएगा कि हमारे ऑप्शन के बराबर आ जाए। अब हमें कैसे, जैसे मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा? मेरे को इसलिए पता चला कि सारी संख्या गुणा में आ रही है, सारी संख्या देखिएगा गुणा में आ रही है। तो हमने कहा √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं ताकि ऊपर तो √3 आपका रहेगा। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ट्राई करना है। चलो ले चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। बिल्कुल बेटा, ध्यान से सुनिएगा। दीपावली ऑफर आपका आ चुका है। दिवाली इस ऑफर में उत्कर्ष आपके लिए दिवाली महाधमाका ऑफर लेके आया है जो 10 से 15 नवंबर तक वैलिड है। ध्यान रहे, कब तक वैलिड है? 10 से 15 नवंबर तक वैलिड है। इस ऑफर में सभी ऑनलाइन जो कोर्स है, सभी ऑनलाइन जो कोर्स है वो 90% तक आपको डिस्काउंट यहां मिलने वाला है। साथ साथ में आपके फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में मिलने वाला है। मतलब पहले आपका 1 ईयर जो वैलिडिटी थी, अब जो आपकी हो जाएगी 18 मंथ, मतलब 18 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको कोर्स मिलने वाला है। यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। इस महाधमाका ऑफर में अगर बात करें तो ALP असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, जिन बच्चों की इलेक्ट्रीशियन
थ्योरी जो ब्रांच है उनके लिए LFC लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जिनकी ओरिजिनल प्राइस आपकी 15,000 रुपए थी, जो ऑफर प्राइस में आपको मात्र केवल 2,000 रुपए में यहां पर मिलने वाला है। आगे देखें, ALP टेक्नीशियन फीटर थ्योरी LFC लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, फीटर वाले बच्चों के लिए जिनका ओरिजिनल प्राइस आपका 15,000 रुपए था, जो आपको मिलने वाले हैं मात्र 2,000 रुपए में आपको बैच यहां पर मिलने वाला है। बात करें ALP टेक्नीशियन डीजल ब्रांच वालों के लिए LFC बैच की, तो जिसका ओरिजिनल प्राइस जो आपका 15,000 रुपए है, जो ऑफर में उत्कर्ष आपको जो दे रहा है ऑफर में ओनली फॉर 2,000 रुपए में। ALP टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स जिन बच्चों की ब्रांच है, उनका जो ओरिजिनल प्राइस बेंच का 15,000 रुपए है, जो मात्र आपको मिलने वाला है 2,000 रुपए के अंतर्गत। याद रहे ऑफर केवल 10 से 15 नवंबर तक ही वैलिड है। आगे देखें तो आपके रेलवे RPF रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर LFC लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जिनका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 10,000 रुपए है, लेकिन ऑफर में आपको मिलने वाला है मात्र 1,500 रुपए के अंदर मिलने वाला है। बिल्कुल, रेलवे RPF रेलवे पुलिस फोर्स की बात करें तो ये कांस्टेबल LFC बैच की बात करें, लाइव फ्रॉम क्लासरूम की बात करें, बैच की बात करें, जिसका ओरिजिनल प्राइस आपका 10,000 रुपए है, जो आपको ऑफर में केवल 1,500 रुपए में मिलने वाला है। याद रहे यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। याद रहे कि ऑफर केवल 10 से 15 नवंबर तक आपका यहां पर वैलिड है। इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों के साथ, आपके मित्रों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस दिवाली का उत्कर्ष के साथ में ऑफर का फायदा उठा सके। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है। देखिएगा, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 3 प्रतिरोधों को 27 वोल्टेज के साथ में मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आपके 3 रेजिस्टेंस के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, मतलब 3 रेजिस्टेंस है, उसके में क्या करना है आपको 27 वोल्टेज का एक वोल्टेज सोर्स आपको लगाना है। प्रथम की, अब देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है दूसरे प्रतिरोध का प्रतिरोध प्रथम की अपेक्षा 2 गुना, तीसरे प्रतिरोध का प्रतिरोध दूसरे की अपेक्षा 3 गुना है, तो तीसरे प्रतिरोध के मध्य वोल्टता पात होगी, आपको निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले देखना है 3 प्रतिरोध को 27 वोल्टेज के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ना है। हम पहले तो बेटा 3 प्रतिरोध को आप बना दीजिएगा। आप कह रहे हो सर 3 प्रतिरोध बना दें, बिल्कुल बना देते हैं। 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और आपके ये 3 प्रतिरोध, इनको हमें क्या करना है, एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ देना है। ये लो, हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, जो बैटरी आपकी 27 वोल्टेज की है। आपने कहा सर जोड़ दिया है। अब देखिएगा आगे क्या गया, जोड़ा जाता है। दूसरे प्रतिरोध का मान प्रतिरोध प्रथम की अपेक्षा 2 गुना है। मान लेते हैं पहला प्रतिरोध हम हमारे अकॉर्डिंग मानते हैं कि पहला प्रतिरोध हमारा 1 ओम है। कितना है? 1 ओम है। तो दूसरा प्रतिरोध बेटा कितना है? तो प्रथम से 2 गुना है, इससे 2 गुना है, मतलब ये 2 गुना 2 ओम है। फिर कह रहा है तीसरा प्रतिरोध का प्रतिरोध दूसरे की अपेक्षा 3 गुना है, मतलब ये प्रतिरोध इससे 3 गुना है। 3 से गुणा कर दीजिएगा, आपका हो गया 6 ओम का। आपने कहा सर ये हो गया, बिल्कुल बेटा ये आपका हो चुका है। अभी हमें क्या निकालना है, तो ये पूछ रहा है 3 गुना है, तो तीसरे प्रतिरोध के मध्य वोल्टता पात निकालना है। मतलब यहां पर आपका तीसरा जो प्रतिरोध है ये आपका कितना वोल्टेज खा रहा है, इस वोल्टेज की वैल्यू को निकालना है। यहां पर आपको वैल्यू देखनी है इस वोल्टेज की, कि यहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताना है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो आपको तो एक ही कॉन्सेप्ट पता है
कि सर सबसे पहले हम धारा निकाल दें, यहां हम करंट निकाल दें तो हमारी वोल्टेज अपने आप निकल जाएगी। अब देखिएगा हम धारा निकालने की कोशिश करते हैं तो तीनों में से हमें यह देखना है कि जब हम धारा निकालेंगे तो धारा का सूत्र होता है I बराबर V अपॉन R। अभी हमने पहला क्वेश्चन जो देखा था रूबरू वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके सामने है, यह हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां धारा निकालें तो वोल्टेज तो चलो सर पता चल रही है 27 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस कितना डालेंगे, तीनों श्रेणी में है, तीनों का डालना पड़ेगा, मतलब सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। जब तीनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 9 ओम का, मतलब जो सर्किट बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा कि सर यहां पर तो 9 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब तीनों श्रेणी में, बेटा मैंने तीनों को जोड़ दिया, 1 + 2 + 6 तो कितना हो गया 9। और नीचे जो आपकी वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज मतलब आपकी बैटरी जो लगी हुई है वो आपकी 27 वोल्टेज की लगी हुई है। कहने का मतलब इसमें अगर हम धारा को देखें तो बेटा धारा कितनी हो जाएगी आपको कि सर I बराबर V अपॉन R वाला फॉर्मूले को सेट कीजिएगा। P की वैल्यू हमारी 27 है और R की वैल्यू हमारी 9 है, तो हम यहां कहेंगे कि कितना एम्पीयर हो गया, तो 9 × 27 मतलब 3 एम्पीयर हमारी यहां पर करंट हो गई। कहने का मतलब इस सर्किट में हमारी कितनी करंट चलेगी, तो आपको कि सर I की वैल्यू हमारी 3 एम्पीयर होएगी। आपने ये तो निकाल दिया। अब देखिएगा श्रेणी क्रम में धारा का मान जो होता है समान होता है। आप यहां पर नोट करके लिखिएगा कि सीरीज में करंट का मान समान होता है। देखिएगा सीरीज में करंट का मान क्या होता है, करंट का मान समान होता है, समान होता है। चलो आपने कहा सर सीरीज में हमारा करंट का मान समान होता है, तो बताइएगा बेटा सारे प्रतिरोध में से कितनी करंट प्रवाहित होगी, तो आपको सर 3 होगी। यहां पर भी I का मान कितना आएगा, तो आपको सर 3 एम्पीयर आएगा। अब बताइएगा बेटा आपको वोल्टेज किस में निकालना है, तो आपको सर इस 6 में, तो R का मान कितना है 6 ओम, I का मान कितना आया, तो आपको सर 3 एम्पियर। और हमें यहां पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इस VD का मान निकालना है, तो VD कितना आएगा, ओम्स के नियम से लगा दीजिएगा, V बराबर होता है IR। V का मान देखो, I का मान कितना, तो आपको सर 3, R का मान कितना 6, तो 6 × 18 मतलब हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 18 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। बिल्कुल। अगर बेटा यही क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता कि यूं बताइएगा कि ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये कमेंट आप मेरे को करके बताओगे कि 2 ओम में आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होने वाला है, अगर 2 ओम में पूछ लिया जाता। तो सिंपल है, देखिएगा कैसे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, है ना। तो देखिएगा यहां पर अगर अपन बात करें I कितना चल रहा है, तो आपको क्या सर 3 एम्पीयर चल रहा है, तो यहां पर भी कितना एम्पीयर आएगा इसके पास में, तो आपको सर 3 एम्पीयर, तो I का मान 3 और प्रतिरोध का मान 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आएगा। हाँ या ना, आपको सर बिल्कुल, मतलब यहां पर वोल्टेज 6 आएगा। अब अगर मैं 1 ओम में पूछूं तो कितना आएगा, 3 आएगा। सारों को जोड़ के देखिएगा, यहां 18 वोल्टेज खा रहा है, ये 3 वोल्टेज, ये आपका कितना 6 वोल्टेज खा रहा है, ये 3 खा रहा है, जोड़िएगा सारे प्रतिरोध आपके 27 वोल्टेज खा रहे हैं। दे कितना रहे हो, 27 दे रहे हो। कहने का मतलब यहां से हमारा KVL जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो भी आपका सॉल्व हो जाता है कि जितनी वोल्टेज आप दे रहे हो उतनी वोल्टेज सर्किट आपका खा रहा है। बिल्कुल। तो KVL भी कहता है कि किसी बंद परिपथ में सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप आपका बराबर होता है। मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। चलो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आ रहा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, रूबरू वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके लिए। यहीं पर मैंने इसलिए सेट किया इस क्वेश्चन को कि मैंने वो क्वेश्चन करवाया तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। वोल्ट मीटर व एमीटर की रीडिंग को ज्ञात कीजिएगा। बेटा देखिएगा ये तो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है कि वोल्ट मीटर लगा दिया या फिर आपका एमीटर लगा दिया, इनकी रीडिंग पूछ रहा है। निकालनी कुछ नहीं है, सर्किट में करंट निकालनी है, निकालिएगा। सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे, बस आपको तो इतना याद रखना है, एक बार एमीटर वोल्ट मीटर को भूल जाइएगा कि लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, क्योंकि आपको सीधा सीधा पूछ रहा है सर्किट में धारा निकालनी है। सर्किट में धारा कौन मापता है, एमीटर मापता है, इसलिए एमीटर लगा दिया। बताओ यहां पर वोल्टेज बताना ही है, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप बतानी है। वोल्टेज ड्रॉप कौन मापता है, तो आपका वोल्ट मीटर मापता है, मतलब वोल्ट मीटर लगा दिया है।
इतना सा काम किया है। देखिएगा, चलो सर्किट को बनाते हैं बेटा, दोबारा से ड्रॉ करते हैं। आपका दोनों चीजें निकाल के दिखाएंगे कि आपकी आई एमीटर कितनी करंट मापेगा। तो आपको पता है कि सर आई निकालना होगा तो ओम का नियम V बटा R से निकालना होगा। अब देखेंगे और हमें क्या निकालना होगा, दूसरा हमें निकालना है सर यहां पर वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, मतलब वोल्टेज का मान निकालना है तो I इंटू R करके निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब हम कैसे निकालें इन दोनों की वैल्यू, तो देखिएगा सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। एक बार के लिए भूल जाइएगा एमीटर लगा हुआ है या वोल्ट मीटर लगा हुआ है, बस इतना याद रखिएगा। यहां 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहां पर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस ये पता है कि यहां पर वोल्टेज सोर्स दिया गया है और यह आपका 12 वोल्टेज का है। अब बताइएगा दोनों रेजिस्टेंस किस में है, तो आपको सर सीरीज में है। सीरीज में जोड़ दीजिएगा कितना हो गया, तो आपको सर 4 और 2 जो हो गया 6 ओम का हो गया। लेकिन सर यहां से हम जो वोल्टेज दे रहे हैं ये जो वोल्टेज हमारी 12 वोल्टेज की है। अब बताइएगा यहां से निकाल सकते हैं क्या, आपको सर बिल्कुल देखिएगा आई का मान निकालना है, मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है आपको सर 12, प्रतिरोध कितना है तो आपको सर 6, तो मतलब हमारा करंट कितना आ जाएगा, तो आपको सर 12 में 6 को डिवाइड करिए और आंसर को लाइए। तो यहां से हमारा जो करंट आ गया वो आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया, 2 एम्पियर आपका आ गया। लेकिन बेटा V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो मेरे को यूं बताइएगा कि यहां पर हमें वोल्टेज निकालना, वोल्टेज कहां निकालना है, तो आपको सर यहां पर हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज ड्रॉप को निकालना है। इस वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे निकालें, तो आपको इतना सा काम करना है। यहां पर हमें करंट कितनी चल रही है, तो आपको सर अभी निकाली हमने 2 एम्पियर, हाँ या ना, ये 2 एम्पियर करंट यहां भी कितनी जाएगी आपको सर 2 एम्पियर जाएगी। अब बताइएगा ये 2 ओम का है, 2 वोल्टेज का है, तो बेटा यहां से आपको पता चल गया कि V बराबर I का मान भी 2 है और R का मान भी 2 है, तो वोल्टेज कितना वोल्टेज खाएगा, तो आपको सर 4 वोल्टेज खाएगा बिल्कुल। अब बताइएगा 4 ओम का कितना खाएगा, तो आपको सर 4 दूनी 8 वोल्टेज खाएगा। ये 4 खा रहा है, ये 8 खा रहा है, दोनों को जोड़िएगा 12 हो रहा है, मतलब सप्लाई वोल्टेज भी हम 12 दे रहे हैं। सेम डिटो क्वेश्चन वो का वही है। और यहां पर हमारा केवीएल भी सॉल्व हो जाता है। केवीएल कहता है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज का, जो बंद परिपथ में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम या फिर सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप जो होती है वो बराबर होती है। तो बेटा यहां पर आपको देखने के लिए नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात और करते हैं। एक क्वेश्चन आपका और सामने आ रहा है, देखिएगा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ है और लिखा गया है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, प्रत्येक शाखा का रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है। यहां पर जितनी भी शाखा आपको दिखाई दे रही है इनकी सारों की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, 2 ओम। जल्दी से कॉमेंट करके आप इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने जब रेजिस्टेंस को सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं। अभी आपको बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड यहां पर डायग्राम नजर आ रहा है, करने के लिए कुछ नहीं करना, इनको यहां से दोनों टर्मिनल को पकड़िएगा और खींच कर इधर कर दीजिएगा। बिल्कुल एक बार के लिए मैं समझाने के लिए एक काम करता हूं, ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ना इसको मैं रेड पेन से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चलो रेड पेन से बना दिया। अब देखिएगा बाकी के ये जो 2 ब्रांच है ना ये वाली, इसको मैंने किससे बना दिया, ग्रीन पेन से बना दिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। आपने कहा सर डायग्राम ऐसा है, अब बेटा यहां से पकड़िएगा, इसको खींच कर मैंने इधर कर दिया तो बेटा देखिए कैसे बनता है डायग्राम। ये ब्लैक वाले तो वैसे के एज इट इज पड़े हैं, मतलब यहां पर ये रेजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये ब्लैक वाला यहां पर लगा हुआ है। इसको हिलाया क्या, आपने कहा सर नहीं ये 2 ओम का है और ये भी हमारा कितने का है, 2 ओम का है। लेकिन बेटा ये जो रेड पेन वाला देखिएगा, ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये आपका मिड पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस आपका कहां आ रहा है, तो आपको सर यहां पर आ रहा है बिल्कुल। अब देखिएगा इनको इधर कर देंगे तो बेटा किस तरफ आ जाएंगे, ये ग्रीन पेन वाले, तो ग्रीन पेन वाले किधर आ गए, तो आपको सर ग्रीन पेन वाले हमारे इधर आ गए। अब बताइएगा ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, तो आपको सर ये तो विडस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ये A मान लीजिएगा, यहां B है और प्रत्येक का रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है। और आपको बड़े ध्यान से बताया था कि ये आपका विडस्टोन ब्रिज है और विडस्टोन ब्रिज में अगर प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू समान होती है
तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी उतना ही होता है जितना आपका यहां पर वैल्यू दी गई है। मतलब आप मान लीजिएगा कि यहां पर P है, ये आपका Q है और ये R है और ये आपका S है। मतलब हमारा P Q R S का मान समान है, तो विडस्टोन ब्रिज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध भी उतना ही होता है जितना आपका P Q R S का मान होता है। बताइएगा P का मान कितना? आपको सर 2, Q का मान कितना? 2, R का मान कितना? 2, S का मान 2, तो तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपका कितना आएगा? 2 आएगा। राइट ऑप्शन आपका यहां पर होने वाला है C। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? फिक्स डाटा का क्वेश्चन, पहली क्लास का क्वेश्चन अगर बात करें, ये क्वेश्चन जो है वो पहली क्लास में मैंने बताया था। अगर आपको याद हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? इसको भारी से समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका बताइएगा मास कितना होता है। पहले तो मास याद रखिएगा, मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और मैं बात करूं बेटा प्रोटॉन की, तो बेटा प्रोटॉन का अगर हम मास देखें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब आपको ये बताना पड़े कि बताइएगा प्रोटॉन ज्यादा भारी है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी है, पहले तो ये पता होना चाहिए। जरूरी बात तो ये है। तो देखिएगा, जब भी आपको याद रखना, ये आगे वाली संख्या देख के बच्चे आंसर मत दे देना कि सर ऊपर 9.1 है, मतलब ज्यादा 9.1 ज्यादा होता है 1.6 से, इसलिए आप बोल दो सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी है। नहीं, पीछे चलिएगा, 10 की पावर को देखिएगा, जिसमें माइनस में अगर 10 की पावर बढ़ जाती है ना, उसका मान उतना ही कम हो जाता है। और 10 की पावर जितनी कम होती है उसका मान उतना ज्यादा होता है। मतलब यहां पर 10 की पावर -27 है और यहां पर 10 की पावर -31 है। तो हम कह सकते हैं P4 होता है प्रोटॉन, M4 मास ग्रेटर देन होता है, E4 होता है इलेक्ट्रॉन, E4 होता है इलेक्ट्रॉन, M4 होता है मास से। मतलब याद रखना प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। लेकिन हमें तो क्या करना है? बराबर करना है। हम तो चाहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर हो जाए, इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन को गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 1840 से हमें गुणा करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को, तब जाके आपके बराबर होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1840 गुणा जो है वो आपका क्या होता है? कम होता है प्रोटॉन से आपके मास में। या हम ऐसा कह सकते हैं प्रोटॉन जो भारी होता है वो 1840 गुना ज्यादा भारी होता है आपके इलेक्ट्रॉन के मास से। तो यहां पर आपको 2 गुना, तो ये ऑप्शन गलत है। 100 गुना भी गलत है, 418 गुना भी गलत है। राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका डी होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 80 ओम ऊष्मक, मतलब होता है हीटिंग एलिमेंट के साथ में एक विद्युतीय सोल्डरेंस स्त्री को 440 वोल्टेज निर्गत प्लग किया गया है। स्त्री द्वारा कितनी धारा ली जाएगी आपको बताना है। आपको यह कह रहा है कि आपका एक जो हीटर है, हीटर का जो रेजिस्टेंस है, देखिएगा ये ओम लिया गया ना, मतलब रेजिस्टेंस है। आर की वैल्यू कितनी है? तो आपको कि सर 80 ओम है। लेकिन यहां पर जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो ना वो 240 दे रहे हो।
हमें क्या निकालना है, ये कितनी धारा ले रहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, मतलब हमें ओम के नियम से इस क्वेश्चन को कर देना है। वी आई बराबर होता है V अपॉन R। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों का सही होने वाला है, क्योंकि 240 में डिवाइड करना है हमें 80 से, और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, मतलब 3 एम्पियर आपकी करंट ये आपका प्रेस जो है, स्त्री जो है वो लेने वाली है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बस आपको इन पर प्रैक्टिस मांगते हैं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में निखार आता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम आवेश किसके तुल्य होता है। अब आप कह रहे हो सर एक कूलाम आवेश किसके तुल्य होता है, ये हम कैसे फाइंड करें कि सर एक कूलाम आवेश हमारा किसके बराबर होने वाला है। बिल्कुल, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चार्ज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, आप जानते हो। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि चार्ज 2 प्रकार का, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1751 ईस्वी के अंदर बताया था। बिल्कुल, तो हमने कहा कि चलो ठीक है सर, जो चार्ज 2 प्रकार का है, लेकिन यहां पूछ रहे एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला याद रखिएगा, N × E होता है। याद है, हमने फर्स्ट क्लास में इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। बिल्कुल, ये मैटर आपका फर्स्ट क्लास का है। यहां से देखिएगा Q4 होता है चार्ज। Q क्या होता है, तो आपको कहोगे सर Q का मतलब होता है चार्ज, मतलब आवेश। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और ये सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा चार्ज कितना होने वाला है, तो आपको कि सर -1.6 × 10⁻⁻19 होने वाला होता है। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाइए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1-1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मतलब हमें यहां पर पता चल जाए कि ये पूछ रहा है एक कूलाम में Q की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, N का मान निकाल लो, जितना N का मान आएगा उसके बराबर ये होने वाला है। चलो इसको करके देखते हैं। तो हमने कहा फॉर्मूला सर हमारा Q बराबर N × E होता है। Q की वैल्यू हमारी 1 है, N की वैल्यू हमें निकालनी है, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। बताइएगा ये N और ये आपका दोनों गुना में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो किस में आएगा, तो आपको सर भाग में आएगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर आपका हो गया n। अब बताइएगा 10⁻⁻19 है बेटा, 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे तो किसका होगा, तो आपको सर प्लस का होगा। मतलब हमारा यहां पर होने वाला है 1/-1.6 × 10 की घात को हम ऊपर लेके चले गए तो ये हो गया हमारा प्लस का हो गया, 10 की घात प्लस की हो गई ऊपर जाने पे। अब प्लस की हो गई तो अब देखिएगा थोड़ा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने कहा यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां 0 जाएगा। हमने कहा ये हो गया 10 × 10 की घात 19 डिवाइड बाय -16, बिल्कुल इक्वल n का मान निकालना है। लेकिन हमने कहा यार ये 10⁻19 लेके बेटा है, 1 0 इसको दिवा देंगे बेटा, तो आपको सर दिवा दीजिए। तो बेटा लो 0 दिवा दिया तो इधर कितना बच गया, तो 10⁻18 बच गया। अब बेटा डिवाइड कर दीजिएगा -16 से, तो ये लो डिवाइड करते हैं, 16 एकम 16, 16 5 80, 16 छिकी 96, 6 पे गया, कितना बच गया, 4 पॉइंट लगा दिया 40 हो गया, 16 दूना 32 और कितना बच गया 8, 16 5 80। मतलब जो हमारा n का मान निकल के आया है, ये देखो माइनस है, इसको ऊपर ले जाइएगा, -6.25 × 10⁻18 ये आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और बेटा अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कभी भी संख्या माइनस में नहीं होती है, संख्या हमेशा हमारी पॉजिटिव में होती है। इसको पॉजिटिव कीजिएगा, इसके बराबर आपका 1 कूलाम चार्ज होने वाला है। तो देखिएगा कहां पर है ये लिखा हुआ, तो आप कहोगे सर 6.25 × 10⁻18 ये हमारा राइट ऑप्शन होगा।
बिल्कुल। अब आप कह सकते हो सर बी ऑप्शन भी तो राइट हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन इसमें काम करना पड़ेगा, यहां पर 19 करना पड़ेगा, पॉइंट बाद में आ रहा है ना, सॉरी 17 करना पड़ेगा, तब बराबर हो जाएगा। आप ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा एक क्वेश्चन और आ रहा है आपका। हमने पिछले लेक्चर में, जैसे आपको पता है, कल हमने देखा था कुलाम लॉ और कुलाम के नियम का एक क्वेश्चन दिखने में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपके आ रहे हैं। देखिएगा, यदि 2 कुलाम चार्ज और 5 क्यू चार्ज वाले 2 चार्ज को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज कितना होगा। आपने कहा सर 2 चार्ज है हमारे पास में, एक तो ये लो Q1 है जिसकी वैल्यू कितनी है भाई, प्लस है 2Q है, और दूसरा चार्ज हमने ले लिया बेटा कौन सा, आपका नेगेटिव चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कह रहे हो सर -5Q है। अब आपको यह तो पता चल गया कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों क्या करने वाले हैं, आकर्षण करने वाले हैं, दोनों क्या आने वाले हैं, पास पास में आएंगे, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, दोनों चार्ज एक साथ आ गए, यहां पर आ गए। अब यहां पर मिलकर कितने के हो जाएंगे, तो बेटा एक प्लस कर एक माइनस का, दोनों क्या कर जाएंगे, ब्लास्ट होंगे, ब्लास्ट होंगे। विजय कौन होगा, जो बड़ा चार्ज होगा। बताइएगा बड़ा चार्ज कौन सा है, -5 वाला, -5 में से 2 तो खा गया, ये 2 तो कितना बच गया, -3। तो बेटा यहां पर कितना चार्ज बच जाएगा, तो आप कहोगे सर -3Q चार्ज आपका बच जाएगा। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होने वाला है, 7 नहीं होने वाला है। 7 कब होता, जब दोनों चार्ज आपके सेम होते, दोनों चार्ज क्या होते, सेम होते। जैसे ये -5 है, ये -2 होता तो आप 7 कह सकते थे, या फिर ये +7 होता, ये +5 होता तो भी आपका 7 हो सकता था। 10 तो किसी चक्कर में हो ही नहीं। अरे बेटा एक सेकंड के लिए आपको ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अरे -3 आ रहा है, कितना आ रहा है, -3, ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन को मत कीजिएगा। क्यों कि चार्ज किसकी विजय हुई थी, माइनस की, तो बेटा यहां पर माइनस वाले को लाइएगा ना, क्योंकि माइनस वाला चार्ज ज्यादा है। ये गलती मत कर देना। जैसे बेटा बच्चे एग्जाम में अक्सर यही तो गलती अपनाते हैं कि हमने देखते हैं पहला ऑप्शन और पहला ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग आ जाता है, हम उसको टिक कर देते हैं, नीचे वाले हमने ऑप्शन देखे नहीं थे, बाद में देखा था, इतने में तो हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट पेज को निकाल देते हैं, फिर कहते हैं कि यार बड़े अच्छे हमारा एग्जाम हुआ था लेकिन मार्क्स कम आ रहे हैं। उसका कारण यही होता है कि हमें पूरे ऑप्शन को आराम से देखना है, क्या आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी गलती मत कर देना, प्रॉपर जितना आंसर आ रहा है वहां पर ढूंढिएगा आपका कहां पर आंसर वैसा मिल रहा है। चलो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि बराबर धारिता वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब 4 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है और यहां पर आपका क्या किया गया है, 4 कैपेसिटर कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब मान नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आपको बताया गया है कि आपके 4 कैपेसिटर है, एक तो फर्स्ट यहां पर, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर, ये 4 कैपेसिटर है। चारों कैपेसिटर में कैपेसिटेंस आपको CC दे दिया, मान लो समान मान का दे दिया। आपको बोला गया कि इस A और B के बीच में कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें CAB निकालना है, ये हमें निकालना है। तो आपको बताया गया था, और आपको जब कैपेसिटर मैंने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कैपेसिटर हमेशा रेजिस्टेंस से उल्टा जुड़ता है। मतलब श्रेणी क्रम में कैपेसिटर होगा वो 1 करके जुड़ेगा, और पैरेलल में जो कैपेसिटर होगा वो आपका डायरेक्ट जुड़ेगा जैसे श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जुड़ता है। बिल्कुल, तो बस जोड़ दीजिएगा। जब समान मान के कैपेसिटर हैं तो आपको नोट भी यहां पर मैंने लिखवाया था, अगर आपको याद है तो आप यहां पर नोट करके लिखिएगा कि अगर समान मान के या समान वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो तो टोटल कैपेसिटेंस C/N होगी। बिल्कुल,
अब आपको कि सर C/N होगी, मतलब आप याद रखिएगा श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हुए कैपेसिटर, समांतर में जुड़े हुए हैं। समांतर में प्रतिरोध वाला सूत्र कौन सा होता है, एज इट इज लगा दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कैपेसिटर को कभी ऐसे कंसीडर ही मत किया करो कि सीरीज में है क्या। जब भी सीरीज में लगा हो ना तो याद रखो ये समांतर की तरह, जैसे प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते थे ना वैसा का वैसा इसको जोड़ दीजिएगा। तो यहां पर C का जो वैल्यू होती है ये होता है एक कैपेसिटर का मान, एक कैपेसिटर का वैल्यू, ओके। और N होता है श्रेणी क्रम में लगे कैपेसिटर, तो हमने लिख दिया श्रेणी क्रम में लगे कैपेसिटर, हाँ या ना। तो अब देखिएगा मेरे को यूं बताइए, तो हमने कहा कि सर CAB जो निकलेगा उसका फॉर्मूला आ गया C/N, तो बताइएगा CAB कितने कैपेसिटर है, वैल्यू कितनी है C, और N संख्या कितनी है 4, C/4 आपका ऑप्शन आने वाला है। बताइएगा C/4 कहाँ आ रहा है, डी ऑप्शन है क्या, नहीं। 3/4 C आ रहा है, ये है क्या, नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया। और ये कब जुड़ता, 4C कब आता, जब ये हम क्या कर देते, समांतर क्रम में अगर कैपेसिटर को जोड़ देते तो हमारा आंसर जो आने वाला होता 4C। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। बिल्कुल, तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कॉइल का स्वप्रेरण क्रमशः, मतलब दो कॉइल है, कुंडलियां हैं, ये एक कुंडली आपने बना दी, दूसरी कुंडली आपने यहां बना दी। बिल्कुल, दो कॉइल का स्वप्रेरण 4 मिली हेनरी है, ये 4 मिली हेनरी की है, और ये आपकी 9 मिली हेनरी की है। बिल्कुल, अब कह रहा है कि यहां पर कपलिंग गुणांक, मतलब इन दोनों के बीच में जो कपलिंग हो रही है, मतलब इसने जो चुंबकीय फ्लक्स को पैदा किया, उस वो चुंबकीय फ्लक्स इसके साथ में जुड़ रहा है, उसे बोलते हैं कपलिंग एंगल के की वैल्यू जो आपको दी गई है वो 0.5 दी गई है। कई बार के की वैल्यू पूछ लेता है, कपलिंग वैल्यू आगे मतलब कि मैक्सिमम के की वैल्यू कितनी होती है, तो मैक्सिमम जो के की वैल्यू होती है बेटा वो याद रखना 1 होती है, और मिनिमम कितनी होती है, तो 0 होती है, ठीक है ना। तो कपलिंग गुणांक का मान, कपलिंग फैक्टर की वैल्यू पूछ ली जाती है डायरेक्ट, की कितनी होती है, के होता है कि फर्स्ट कॉइल ने मान लो चुंबकीय फ्लक्स पैदा किया, कितना फ्लक्स आपका दूसरी कॉइल के अंदर जुड़ रहा है। बिल्कुल, तो इसका फॉर्मूला अगर अपन देखें के का, तो हम कहते हैं यूजफुल फ्लक्स बटा टोटल फ्लक्स का जो अनुपात होता है वो हमारा होता है कपलिंग फैक्टर या कपलिंग गुणांक होता है। बिल्कुल, जिसकी वैल्यू 0.5 तो लेकिन क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लेता है जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1 होती है। बिल्कुल, आपने कहा सर ओके, लेकिन आगे चल के बोल रहा है कोयल के बीच में अनन्य प्रेरण ज्ञात कीजिएगा, मतलब यहां से कोयल एक दूसरे के साथ में लिंक कर रही है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पैदा हो रहा है, उस म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू को निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं, तो आपका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, तो आपको कि सर m बराबर होता है के रूट में स्वप्रेरण को लिख दीजिएगा L1 L2, ये फॉर्मूला लगाइएगा और आंसर को लाइए। तो m बराबर हमारा k की वैल्यू कितना 0.5, और रूट में बेटा यहां पर देखिएगा L1 की वैल्यू कितना 4 मिली हेनरी में, ध्यान रखना हमने मिली में रखा इसको, तो कितना हो गया, तो 9 चौका 36, तो 0.5 रूट में हो गया आपका कितना 36 का रूट को हटाइएगा और आपका लाद दीजिएगा आंसर कितना, तो रूट हटेगा कितना गया 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा इससे, तो हमारा हो गया 6 5 30, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारा आएगा वो 3 हेनरी निकल कर आएगा। लेकिन 3 हेनरी नहीं आएगा, अब एक दिक्कत हो गई, पूछो कैसे आपको कि सर 3 हेनरी नहीं आएगा, यहां पर हमने डाटा किस में है, मिली में, तो यहां पर भी मिली हेनरी आएगा, 3 मिली हेनरी आपका आंसर आएगा। देखिएगा 3 मिली हेनरी कहां है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 3 मिली हेनरी आपका सी ऑप्शन यहां राइट हो जाता है। लेकिन इस कपलिंग गुणांक के बारे में सुनिएगा, के बारे में सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके के से पूछ लिए जाते हैं। आपको के को याद रखना है, के का फॉर्मूला होता है यूजफुल फ्लक्स अपॉन होता है टोटल फ्लक्स। याद रखना के का जो मैक्स वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है ना, ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा।
तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। टोटल जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जितने हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इन पर मेहनत कीजिएगा। दीपावली का त्योहार आ चुका है। उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ में याद रखें कि उत्कर्ष जो आपको महादीपावली महाधमाका जो आपका 23 से 15 नवंबर के बीच में जो दे रहा है, इसका जरूर आप फायदा उठाइएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी जो आपके ऑनलाइन कोर्स हैं वो आपके यहां पर 90% तक आपको डिस्काउंट कर दिया गया है। साथ साथ में आपको यहां पर जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। और साथ में देखें तो यहां पर जो कोर्स की वैलिडिटी है, उस वैलिडिटी को आपको 6 मंथ का बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जो वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की थी, अब आपकी 6 मंथ ऐड और कर दें तो 18 मंथ की आपकी कोर्स की वैलिडिटी यहां हो जाती है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।